नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्रालय सोमवार को जेन नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष में किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रधानमंत्री 31 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजना की शुरुआत की। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय जापान के कांता त्सुनेयामा को हराकर सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच और कैमरन नोरी के बीच मुकाबला जारी और बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। समाचार संध्या में विमलेंदु पांडे के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्र ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री आबे को आज सुबह पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। जापानी मीडिया के हवाले से उनके निधन की पुष्टि की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री शिंजो एक महान राजनेता थे और वे इतने मिलनसार थे कि दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता था। उनका निधन पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री शिंजो आबे ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध हैं। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री मोदी ने बताया कि श्री आबे के सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान से ही उनके श्री आबे के साथ गहरे संबंध रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये मित्रता जारी रही। श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में श्री आबे की गहरी समझ ने उन्हें प्रभावित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के श्री आबे के प्रयास सदैव याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने एक करीबी मित्र खो दिया है और श्री आबे को उनकी कूटनीति के लिए सदैव याद किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री आबे भारत के सच्चे मित्र थे और दुनिया ने एक लोकप्रिय राजनेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछले 8 वर्षों के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि भारत में समग्र विकास के जबरदस्त प्रयास किए गए हैं जो दुनिया में अभूतपूर्व हैं। श्री मोदी ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं और गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3.5 करोड़ गरीब लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के राष्ट्र के लिए किए गए अमूल्य योगदान को याद किया। आज का ये आयोजन घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है। बीते दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था। श्री मोदी ने कहा कि आज का व्याख्यान सबका साथ सबका विकास को सार्थक करता है। जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूंगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। इस अवसर पर सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री तरमन षणमुगरत्नम ने मुख्य भाषण दिया। The very important challenges of the next 25 years. First, creating vastly more jobs, including jobs for the low-skilled and semi-skilled. Second, creating a more sustainable economy and society and demonstrating to the world how this can be achieved whilst continuing to develop. And thirdly, underpinning everything else, investing in social mobility, investing in quality in education and basic healthcare so as to create opportunities for all. In other words, India needs not just an India stack, but a social development stack, going beyond the provision of basic social amenities, the toilets, electricity, clean cooking gas, and so on. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अरुण जेटली को महान व्यक्तित्व बताया। He valued the good discourses. He never rejected an invitation to address a good thinking audience, be it in a university or a think tank or even in a college. His interest in cricket, his love for fine things in life, fountain pens or watches, we all know of it. A great connoisseur of food, he could name the best restaurants in at least 25 cities across the world. He had friends across party lines and was always ready to help. केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों एमआरपी में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। ये मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरियों से लेकर वितरकों तक घटाए जाने चाहिए, जिससे ये कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की 6 तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य कटौती का फायदा तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार का रुख है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज लखनऊ का दौरा किया। उन्होंने सांसदों और विधायकों सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। श्रीमती मुर्मू को इसका फायदा मिलेगा। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की लखनऊ यात्रा के एक दिन बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ पहुंची। उधर विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज गुजरात विधानसभा गए। उन्होंने कांग्रेस विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से उन्हें समर्थन मिला है। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत कठिन परिस्थितियों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
राज्यसभा के 27 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ली। इनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन और पीयूष गोयल सहित अन्य प्रमुख नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, जयंत चौधरी, सुरेंद्र सिंह नागर, डॉ के लक्ष्मण और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। हाल के द्विवार्षिक चुनावों में कुल 57 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए थे। श्री वेंकैया नायडू ने यह स्पष्ट किया कि निर्वाचित सदस्य 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार को पुणे और औरंगाबाद में नई सड़कों के आसपास नए नगरों की योजना बनाने का सुझाव दिया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पुणे औरंगाबाद सड़क से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय महज 2 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इसका 70% काम पूरा हो चुका है। इससे राष्ट्रीय राजधानी और वाणिज्यिक राजधानी के बीच यात्रा समय 12 घंटे का रह जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मानसून से पहले मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की है। इन रोगों से सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्य शामिल हैं। श्री मांडविया ने इन राज्यों से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, जलादाय और स्वच्छता विभागों से निकट समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा। श्री मांडविया ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, पड़ोस और आसपास के इलाकों में मच्छरों को पनपने से रोकें। इसके लिए जन अभियान चलाने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्रालय सोमवार को जेन नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रधानमंत्री 31 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजना की शुरुआत की। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय जापान के कांता त्सुनेयामा को हराकर सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचे और विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच और कैमरन नोरी के बीच मुकाबला जारी और बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी प्रधानमंत्री के लिए सुझाव सीधे भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान में जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा विवाद, साइबर अपराध, मादक द्रव्य व्यापार, राज्यों के बीच आपसी सीमाई विवाद, सड़क परिवहन, उद्योग, जल और बिजली पर चर्चा होगी। परिषद की पिछली बैठक 2019 में चंडीगढ़ में हुई थी। रक्षा मंत्रालय सोमवार को जेन नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समारोह का आयोजन करेगा। इसमें पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को दर्शाया जाएगा। इसमें रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार आईडेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप कंपनियों के साथ भी विमर्श का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 6ठे संस्करण की शुरुआत की थी। इसका आयोजन आईडेक्स कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेजिंग, सेंसर और आंकड़ा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में नवोद्यम की सहायता करना है। रक्षा उत्पादन सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि प्रदर्शनी में अनुसंधान, सेवा और नवाचार की अत्याधुनिक तकनीक प्रदर्शित की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने इन पर तकरीबन 62 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रूट से अपनी भारतीय संस्था को भारी मात्रा में विदेशी धन दिया है। इसका इस्तेमाल भारत में गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि मोबाइल फोन कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में कर देयता से बचने के लिए 2017 से 2021 के दौरान चीन को करीब 62,476 करोड़ रुपए भेजे हैं। निदेशालय ने कहा है कि धोखाधड़ी से शामिल की गई 18 कंपनियों ने वीवो इंडिया को टर्नओवर की 50% राशि भारत से बाहर मुख्य रूप से चीन भेजने में मदद की। एजेंसी ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक कंपनियों के 119 बैंक खातों की 465 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में काम कर रही चीन की कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के को-लोकेशन मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त संजय पांडे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णा और रवि नारायण तथा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ जालसाजी कर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच बनाई थी। इस कंपनी ने कथित तौर पर साइबर सुरक्षा के नाम पर जानकारी एकत्र की थी। ये कंपनी संजय पांडे और उनके कुछ परिजनों ने बनाई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वृक्ष उत्सव हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस उत्सव का आयोजन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण में वृक्ष और हरित क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी पूसापति संजीवी कुमारस्वामी राजा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1898 को तमिलनाडु के राजपालयम में हुआ था। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतिम मुख्यमंत्री और 26 जनवरी 1950 से 10 अप्रैल 1952 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंचायत संगठनों, स्थानीय बोर्ड प्रशासन में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने राजपालयम यूनियन, पंचायत अदालत और रामनाथपुरम के जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक वर्षों में वो एनी बेसेंट और सत्यमूर्ति के जीवन और लेखन से बहुत प्रभावित रहे। 1919 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और बापू की सादगी से बेहद प्रभावित हुए। पति को अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने पर 1932 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1939 में मद्रास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 को तमिलनाडु के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1954 से 1956 तक ओडिशा के राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। लोगों के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा की मिसाल रहा। उन्होंने गांधी कलाई मंदिरम नामक सांस्कृतिक संस्था शुरू करने के लिए अपना घर दान कर दिया। 16 मार्च 1957 को पूसापति की मृत्यु हो गई। वे जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबू बनारसी दास को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। वो युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भाग लेने पर वे कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने। इस महान भारतीय को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी लोखोनो वोट्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 8 जुलाई 1945 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी वोट्रा असहयोग आंदोलन के दिनों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। नबरंगपुर उप जेल में लोखोनो वोट्रा और अन्य प्रदर्शनकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। प्रतिकूल वातावरण और देखभाल की कमी के कारण वोट्रा बीमार हो गए। बाद में उन्हें अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया, जहां 8 जुलाई 1945 को लोखोनो वोट्रा की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को नमन। हम शहीद हीरा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1818 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। वो कोटा रियासत की सेना में रिसालदार थे और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों
और कोटा रियासत के महाराव के खिलाफ सैन्य और नागरिक विद्रोह में भाग लिया। वो उन स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में राजनीतिक एजेंसी पर हमला किया था। उन्होंने नवंबर 1857 में कोटा किले की घेराबंदी में भी भाग लिया। कोटा के महाराव के सैनिकों से लड़ते हुए हीरा सिंह की हत्या कर दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज शाम लगभग 5:30 बजे पवित्र अमरनाथ जी मंदिर के पास बादल फट गया। कुछ लंगर स्थल और तंबू बादल फटने की चपेट में आ गए। अब तक 2 लोगों के हताहत होने की खबर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा बल बचाव अभियान में जुटे हैं और घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से आई अचानक बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने कहा कि घटनास्थल पर एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी है। श्री शाह ने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 303 अंक बढ़कर 54,482 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंकों की बढ़त के साथ 16,221 पर पहुंच गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संशोधित नकद पुरस्कार योजना, खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन योजना, खेल और राष्ट्रीय खेल विकास कोष योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया। श्री ठाकुर ने पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच के लिए नकद पुरस्कार की योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने जनता, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉरपोरेट कंपनियों और अन्य संस्थानों से राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान करने की अपील की। एचएस प्रणय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने जापान के कांता त्सुनेयामा को पराजित किया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला ब्रिटेन के कैमरन नोरी के साथ चल रहा है। इस मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में निक किर्गियोस से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 50 रन से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में आज से रविवार तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल पौड़ी और नैनीताल जिलों में कई स्थानों पर तेज वर्षा का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्रालय सोमवार को जेन नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष में किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रधानमंत्री 31 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजना की शुरुआत की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज पवित्र अमरनाथ जी मंदिर के पास बादल फटा।
मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय जापान के कांता त्सुनेयामा को हराकर सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे और बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।